नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाला आपको नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी सवाल पेश करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज काफी समय बाद हम लोग लाइव आए हैं और जब भी लाइव आए हैं आपको पता है कि बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां लेकर आए हैं और उन्हीं खुशखबरियों के साथ आज का लाइव है। और आप सभी से निवेदन है कि सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं, चूंकि ये भर्तियों से संबंधित पूरा का पूरा महासंग्राम था, महाआंदोलन था, क्रांति मार्च था, उसी की बदौलत आज आप लोगों के सामने इतनी सारी भर्तियों लेके हम लोग हाजिर हुए हैं और सारी की सारी प्रक्रिया खत्म करते हुए अब विज्ञप्तियां जारी शुरू होने वाली हैं। इसलिए भी दूसरा जो पहले वाली जो भर्तियां चल रही है उनमें भी काफी कुछ नया जुड़कर आया है और कई सफलताएं हमें मिली हैं, तो उनको भी आगे बढ़ाने के लिए आप सभी से निवेदन है कि आप लोग शेयर करें ज्यादा से ज्यादा वीडियो को, ताकि हर एक साथी तक ये वीडियो पहुंच सके। और जिन साथियों को लगता है कि मैंने उनके लिए कुछ भी किया आज तक, तो आपसे उन सभी से भी निवेदन है कि आप भी अपने साथी जो आपसे जुड़े हुए हैं उन सभी साथियों का भी भला हो, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें साथियों। और जो एक टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया गया है जो न्यू वैकेंसीज के लिए एक्टिव ग्रुप है, जिसमें नई वैकेंसियों के लिए हमारे महासंग्राम शुरू हो चुका है, आप सभी को पता है। और एक उस महा आंदोलन से जुड़ने के लिए उस ट्विटर ग्रुप में जो एक फेसबुक पे लिंक भी दिया गया है, आप उससे जाके जुड़े, जिससे हम लोग इस ग्रुप को और मजबूत कर सकें। साथियों, साथ ही ट्विटर पे भी फॉलोअर्स ज्यादा से ज्यादा बढ़े, आप लोग भी बनाए ट्विटर अकाउंट्स और फॉलो करें। साथ ही जो फेसबुक पे भी ज्यादा से ज्यादा फॉलो और लाइक करें। साथ ही यूट्यूब पे भी ज्यादा से ज्यादा साथी लोग जुड़े, क्योंकि एक महा आंदोलन और महासंग्राम अब शुरू होने वाला है। क्योंकि जो भर्तियां आ रही हैं, हालांकि हम भर्तियां निकलवाने में सफल रहे हैं, लेकिन जो संख्या बल हमने सोचा था कि भर्तियों की संख्या इतनी ज्यादा आएगी और निकलवाने के प्रयास में थे, उसकी वित्तीय स्वीकृति सरकार से अभी नहीं मिल पाई है। चूंकि आप सभी को पता है कि जो 2020-21 का जो बजट घोषित हुआ था विधानसभा के अंदर जो मुख्यमंत्री द्वारा, उस बजट में से अभी तक शायद ही कोई भर्ती राजस्थान में अब तक अपने उस पे मूल प्रक्रिया में आई होगी। लेकिन अब जो आगे की भर्तियां हैं, उन सभी भर्तियां 2020-21 की भर्तियां जो सेकेंड ग्रेड स्टाफ नर्स की घोषणा हुई थी, रेडियोग्राफर के लिए घोषणा हुई थी, लैब टेक्नीशियन के लिए घोषणा हुई थी, हॉस्पिटल केयर टेकर के लिए भी घोषणा हुई थी, एएनएम के लिए भी जो घोषणा हुई थी, एमओ के लिए घोषणा हुई थी और फार्मासिस्टों के लिए जो घोषणा हुई थी, वो भर्तियां अब तक भी पेंडेंसी में है, आप सभी को पता है। चूंकि जो सरकार अब इस बजट में घोषणा करेगी तो 2 साल 3 साल बाद उसको क्रियान्वयन में और धरातल पर लेके आती है, आप सभी को पता है। लेकिन फिर भी हमने काफी हद तक इसमें सफलता अर्जित की और जो हमारी जो मेडिकल विभाग की वैकेंसियां हैं, चिकित्सा विभाग की जो वैकेंसियां हैं, उनमें एक अपार सफलता पाने के बाद कम से कम पहले की भर्तियां पूरी हो गई, यही बहुत बड़ी बात है। और दूसरा अध्याय शुरू होने जा रहा है नई वैकेंसियों का। चूंकि आप सभी को पता है सबसे बड़ी भर्ती 7810 की करवाई, 7810 की भर्ती शायद राजस्थान में एक भी इतनी बड़ी भर्ती अब तक शुरू होके खत्म नहीं हुई, और ये पहली ऐसी भर्ती थी जिसने काफी युवाओं को रोजगार भी दिया और एक चिकित्सा विभाग को कोरोना के समय में बड़ा संबल भी दिया। साथ ही इसमें लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर की एक भर्ती पूरी हो चुकी है, आप सभी को पता है, उसका भी दूसरा अध्याय शुरू होने जा रहा है। साथ ही ईसीजी टेक्नीशियंस की भी नई भर्तियां आने की संभावनाएं अभी बन रही हैं, उनके लिए फाइल चलवाने का काम हमने शुरू करवा दिया लगभग। साथ ही ओटी टेक्नीशियन की भी जो नई भर्तियां हैं उनके लिए भी फाइल चलवाने का काम हमने शुरू कर दिया। ब्लड बैंक टेक्नीशियन, नेत्र सहायक, डेंटल डॉक्टर्स की जो वैकेंसी है उनके लिए भी प्रक्रिया शुरू करवाई है। जल्द ही उसमें फाइलें चल रही है, आधी अधूरी जगह पे फाइलें पड़ी है, बस कमी है तो सिर्फ आप सभी साथियों के साथ की, और दूसरे उसके ऊपर ताबड़तोड़ हम लोगों को मेहनत करने की। जब तक हम लोग ताबड़तोड़ मेहनत और अटैकिंग पोजीशन अपनाते हुए सरकार के ऊपर दिन प्रतिदिन दबाव नहीं बनाएंगे, तब तक ये भर्तियां इसी तरह से अटकी पड़ी रहेंगी। और दूसरी भर्तियां भी इसी तरह से राजस्थान में अपनी चिकित्सा विभाग की भर्तियों के अलावा एक भी भर्ती चालू नहीं हुई। अपनी जो भर्तियां उनका दूसरा अध्याय भी शुरू हो गया है और भर्तियों का अभी तक पहला अध्याय शुरू भी नहीं हुआ भी तो खत्म हो गया वापस। जैसे रेट रद्द हो गई या दूसरी पटवारी है तो नॉर्मलाइजेशन में अटक के रह गई, या दूसरी जितनी भी भर्तियां हैं सब अटकी पड़ी है, कोई कोर्ट में अटकी पड़ी है, कोई किसी तरह से अटकी पड़ी है। साथियों, बिल्कुल चिंता ना करें, अगर आप लोगों का साथ रहा तो 100% हम लोग इस महासंग्राम में जीतेंगे और हमारे युवाओं को रोजगार देने का काम तो करेंगे, साथ ही चिकित्सा विभाग को, चिकित्सा ढांचे को भी मजबूत करने का काम करेंगे, जिससे हमारे देश के
लोगों की, हमारे आमजन जो हमारे भाई बहन है और हमारे रिश्तेदार हो, चाहे पूरे ग्रामीण परिवेश हो, चाहे भारत का पूरा परिवेश हो, सब लोगों की जान बचाने में भी हम सफल होंगे साथियों। और सबसे बड़ा धर्म आपको पता है किसी की जिंदगी बचाने का होता है, और वो सारे जो हमारे जो सैनिक है उन्होंने साबित भी कर दिया कोविड-19 के अंदर। अब साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी के सामने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की बात करूंगा, उसके बाद कोविड हेल्थ सहायक की भी एक बात करनी है मुझे। मैं आप सभी साथियों से ये कहना चाहता हूं कि जो 3531 नई भर्तियां आप लोगों के लिए आने जा रही है, और पिछली कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती है उससे संबंधित भी जो समस्याएं चल रही है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे बड़ी खुशी की जो बात है वो 3531 भर्तियां कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो अगला अध्याय शुरू होने जा रहा है, उसमें सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारी सहमति बन गई है सरकार से। इतने दिन से वो भर्ती अटकी पड़ी थी, वो पुराने ही नियमों से 3531 भर्तियां करवाने के लिए सरकार सहमत हो गई है। अब कोई इमरजेंसी में कोई उल्टी सीधी बात ही हो जाए तो पता नहीं, लेकिन 3531 भर्तियां पुराने ही नियमों से, यानी कि सभी लोगों को एलिजिबल किया जाएगा, चाहे वो सीसीएच किया हुआ हो या इंटीग्रेटेड किया हुआ हो, चाहे नहीं किया हुआ हो। यानी 10-11 साल तक जितने युवा बेरोजगार बैठे थे, जो साथी लोग बैठे तो कोई नहीं था बेरोजगार, तो मेरे चिकित्सा विभाग में कोई है ही नहीं। जो युवा सरकारी नौकरी की आस देख रहा था उसको 100% सरकारी नौकरी मिलेगी, ये हमें पूरा विश्वास है, और इसके लिए अगली सीएचओ की पूरी तैयारी कर ली गई है। तो मैं आपको बता दूं साथियों, आज कल या 3-4 दिन, कल मैंने लिख के डाला था कि 4 दिन के अंदर अंदर लगभग 3-4 दिन में आ जाएगी, यानी मंगलवार बुधवार अंतिम है वर्किंग डे के हिसाब से मैंने बोला है। तो लास्ट एंड फाइनल शायद मंगलवार या बुधवार तक विज्ञप्ति जारी होने की पूरी संभावना है साथियों। आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दें, और पुराने ही नियमों से होगी, साथ ही उसमें पोस्ट बेसिक के साथ जो इंटीग्रेटेड कोर्स फाइनल ईयर में जुड़ा हुआ है, और उनको पिछली बार पोस्ट बेसिक को उसमें स्पेशली आगे नहीं रखा गया था, उसमें जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के हिसाब से ही रखा गया था। तो इस बार हमने पोस्ट बेसिक को भी उसमें जुड़वा दिया है, और पोस्ट बेसिक पहले इंडिया के स्तर पे भी नहीं जुड़ा हुआ था, तो हमने दिल्ली तक हम गए थे, वो बड़ी सफलता हमें मिली है, और उसका फायदा आप लोगों को अब आगे मिलने वाला है साथियों। उस फायदे का यह है कि भी पोस्ट बेसिक में भी किसी ने अगर इंटीग्रेटेड कर रखा है तो उनका ब्रिज कोर्स मान्य होगा, और उनको ब्रिज कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे जो ब्रिज कोर्स किए हुए होंगे, यानी सीसीएच करे होंगे, बीपीसीसीएचएन जिन्होंने कर रखा होगा, या जिनके फाइनल ईयर बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक में इंटीग्रेटेड होगा, उन सभी साथियों को इसके अंदर उनका ब्रिज कोर्स नहीं करना पड़ेगा। अगली भर्ती के अंदर उनको सीधा ज्वाइनिंग दी जाएगा। आरयूएचएस हो, चाहे अदर यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वैलिड यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, लेकिन साथ ही इग्नू से हो, कोई भी हो, साथ ही जिसने सीसीएच कर रखा उनको वैलिड किया जाएगा। साथ ही इसके बाद ये बड़ी सफलता है हम लोगों की, और इसको काफी हद तक, काफी समय से हमारा प्रयास था कि सभी साथियों को मौका मिलना चाहिए, और उसका बहुत बड़ा फायदा हमें मिला है साथियों। तो ये बड़ी जीत हुई है, और धन्यवाद देते हैं इसके लिए हम एनएचएम के एमडी जितेंद्र कुमार सोनी जी सर को, सबसे बड़ा धन्यवाद उनको। सेकंड धन्यवाद आशुतोष पेंडेकर जी सर को, और सबसे बड़ा धन्यवाद है कि भारत सरकार के जो विकासशील जी है, जो मुख्य रूप से वही जो कर्ता धर्ता है, उनसे भी हम लोग मिले थे, आप सभी को पता है, क्योंकि ये भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही भर्तियां करते हैं। तो जहां तक अगर ये काम हो जाता है तो धन्यवाद है, नहीं तो फिर भी कोई अचानक से कोई गड़बड़ी करने का प्रयास करते हैं तो धन्यवाद हम नहीं मानते। लेकिन अगली हर वैकेंसी से तो ये है कि केवल सीसीएच वाला वो सिस्टम अब बंद हो जाएगा, अब सभी को मौका मिलेगा साथियों, क्योंकि ब्रिज कोर्स के लिए जो पैसा आता है वो केंद्र सरकार से आता है, आप सभी को पता है। और आज ब्रिज कोर्स, ये तो राज्य सरकार तो बिना ब्रिज कोर्स भी ले सभी को, लेकिन फिर ब्रिज कोर्स करवाने के लिए इनके पास पैसे ही नहीं होगा तो कहां से ये लोग कोर्स करवाएंगे। तो साथियों बिल्कुल चिंतित ना हो आप लोग, बहुत जल्द आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो नर्सिंग, आयुर्वेद, यानी कि जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग और आयुर्वेद, ये चारों साथी लोग तैयारी में जुट जाएं, उनके लिए एक बड़ी वैकेंसी, बड़ा तोहफा आ रहा है 3531 का। और पिछली बार भी 2310 की भर्ती हुई थी, शुरुआत में हम लेके आए थे, और उसके बाद उसके अंदर 5500 पद जुड़वाए थे। आप लोग अगर साथ देंगे तो इस भर्ती को मैं 5300 करवा दूंगा, 1800 के करीब पद और जुड़वा लेंगे, तो लगभग मैंने 1800 की बताई थी, एक फाइल और वित्तीय स्वीकृति के लिए तैयार पड़ी है। आप लोग चिंता ना करें, दिल्ली तक जाना पड़ेगा, दिल्ली तक जाएंगे, और यहां से लड़के अगर आप लोग उसके लिए करवा सके तो जरूर करेंगे। अब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो पहले वाली 7810 वैकेंसी जो है, उनकी जो समस्याएं थी उनका भी मैं साथ में बता देता हूं साथियों, क्योंकि उसके अंदर सबसे बड़ी जो साथी लोग थे
लगभग 623 साथियों को, जिसमें वेटिंग वाले साथी भी हैं और जिनका कई लोगों को जेडी द्वारा, जॉइंट डायरेक्टर द्वारा एब्सेंट शो कर दिया गया था, प्रेजेंट होते हुए भी उनको ब्रिज कोर्स शुरू नहीं करवाया गया था, वो भी साथी लोग हैं। और जिन पीएच वालों का री मेडिकल हुआ था वो भी साथी लोग हैं। तो ऐसे 623 साथियों के लिए ब्रिज कोर्स शुरू होने जा रहा है। मैंने कहा था कि 11 मार्च से, पिछले सप्ताह जब लाइव आया था तो मैंने कहा था कि 11 मार्च से शुरू होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि 3-4 दिन और पेंडेंसी हो सकती है, क्योंकि जो लिंक था हमें लग रहा था कि मैंने कहा था कि इस वीक में सोमवार मंगलवार तक लिंक आ जाएगा। जिसका भी फोन आया सबको मैंने यही कहा था कि लिंक आने वाला है, 1-2 दिन में लिंक आने वाला है। साथियों 1-2 दिन करते हुए 2-3 दिन थोड़ी सी पेंडेंसी आई, लेकिन लिंक जारी हो गया। थोड़ा लेट हुआ, बुधवार तक जारी होना था, लेकिन 2-3 दिन लेट हुआ, चूंकि उसमें कुछ और साथियों को जोड़ने की बात चल रही थी। एक छोटे से इश्यू पे क्लियरिटी नहीं हुई थी। वो इश्यू ये था कि जो लोग 40 लोग इसमें अभी जो ब्रिज कोर्स कर रहे थे, उनमें से 40 लोग एब्सेंट रह गए थे। आप सभी को पता है, लमसम 40 के समथिंग साथी लोग हैं वो एब्सेंट रह गए थे इस ब्रिज कोर्स में, क्लासेस में, थ्योरिकल क्लासेस में। तो उन लोगों को क्या है, एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया, और एग्जाम में नहीं बैठने की वजह से वो लोग काफी पीड़ित थे, परेशान थे। उनके लिए हम लोग लगातार भागदौड़ कर रहे थे। उनके लिए कोई भी प्रकार की कोई भी गाइडलाइन नहीं बनी हुई आज तक, तो वो बहुत परेशानी का सबब बन गया था एक तरीके से। तो दिल्ली तक उनके लिए हम जा रहे हैं अगले सप्ताह में, ताकि उनका समाधान हम लोग करवा सके। ये एक बड़ी परेशानी आ गई थी, तो उन साथियों के लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ समाधान करवा रहे हैं साथियों। तो उनको भी इसी में जुड़वा के इस नेक्स्ट वाले ब्रिज कोर्स में प्रयास, ताकि उनकी जो भी 20% कम रही, जितनी भी किसी की 30% अटेंडेंस कम रही थ्योरिकल क्लासेस में, तो प्रैक्टिकल के लिए तो हमने टाइम बढ़वा ही दिया था। आपको पता है कि 7 तारीख तक जितने भी साथी लोग हैं जिनके प्रैक्टिकल क्लासेस में अगर एब्सेंट भी शो करते तो 7 तारीख तक वो अपना प्रैक्टिकल क्लासेस लेके और उसको पूरा कर सकते हैं अटेंडेंस को। तो ऐसा काम करने का प्रयास, क्या 100% काम हो गया था, लेकिन थ्योरिकल क्लासेस क्या दोबारा से नहीं लगती तो दिक्कत आ गई थी। तो उन लोगों के लिए एक समाधान करवाने का एक बड़ा प्रयास था, और साथ ही इसी ब्रिज कोर्स में उनको जुड़वा के उनका समाधान करवाना चाह रहे थे। लेकिन उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनके अभी 8-10 दिन और लगेंगे, लेकिन इसी ब्रिज कोर्स में उनका जुड़वा के और जो भी अटेंडेंस कम है वो क्लासेस लेके वो लोग और उसको अटेंडेंस को पूरा कर सकते हैं, और जल्द से जल्द उसका समाधान होगा। तो साथियों, इनका ब्रिज कोर्स 11 से 15 के बीच 100% शुरू होने ही जा रहा है। आपने देख लिया होगा, चॉइस मांग ली गई है, और जिनके चॉइस के दौरान कुछ लोगों के जो इनवैलिड आ रहे हैं, जो रोल नंबर इनवैलिड आ रहे हैं, तो उनके लिए एक लिस्ट डाल दी गई होगी, शायद मैंने देखी नहीं साथियों, लेकिन हमने एक लिस्ट डलवाई थी। जो वैलिड कैंडिडेट्स हैं, 623 वैलिड कैंडिडेट्स हैं, उन 623 वैलिड कैंडिडेट्स की एक सूची जारी हो गई होगी, या होने वाली है शाम तक, आजकल में जारी हो जाएगी। वही वैलिड कैंडिडेट्स हैं जिनके रोल नंबर्स हैं, वही ब्रिज कोर्स के लिए एलिजिबल है। और फिर भी उन 623 में से अगर कोई व्यक्ति के साथ ये दिक्कत आ रही है कि उसमें कि भी उसका रोल नंबर शो नहीं हो रहा है या इनवैलिड बता रहा है, इस प्रकार की समस्या आ रही है, तो उसका समाधान अब तुरंत प्रभाव से हम करवाएंगे सोमवार को। बिल्कुल चिंता ना करें, वो अपनी नाम, रोल नंबर और ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड फोन नंबर, नाम, पिताजी का नाम, रोल नंबर, रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है वो, मेल आईडी, ये सारी चीजें जो मैंने अभी वीडियो में बोली है मेरे को व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हैं। सभी के हम लोग जुड़वा रहे हैं उसके अंदर। दूसरी, डिपार्टमेंट के अंदर आप मंडे को जाके एप्लीकेशन दें, जिससे आप लोगों का समाधान किया जा सके। और हालांकि हम भी देंगे आप लोगों का वहां पे सारा का सारा मामला, लेकिन आप लोग भी अपना सारा प्रॉब्लम्स है वहां पे जाके एक एप्लीकेशन लिखे और शिकायत दें। आप बिल्कुल चिंता ना करें, जिसका जो बंदा वैलिड है 623 में से एक भी बंदे को आज तक भी बाहर नहीं होने दिया, जब भी किसी के साथ कोई गलत नहीं होने दिया, तो अभी भी नहीं होने देंगे। 623 के 623 लोग जिनका सिलेक्शन हुआ है और जो रियल में ब्रिज कोर्स करना चाहता है और इस नौकरी को आगे ज्वाइन करना चाहता है, उस व्यक्ति के साथ किसी के साथ धोखा नहीं होने दिया जाएगा। 100% उनको न्याय दिलवाया जाएगा। 623 के 623 साथियों को, जिसको भी इनवैलिड शो हो रहा हो, वो अपनी एप्लीकेशन जाके दे सकते, समाधान हो जाएगा। ठीक है साथियों, बिल्कुल चिंता करें, इस मंडे को आपको तैयार रहना है और देना है वहां पे एप्लीकेशन। नेक्स्ट आप लोग आ जाइए साथियों, सीएचओ की वेटिंग और स्पोर्ट्स सूची के लिए।
इस सप्ताह में आप सभी को पता होगा, जिन जिन लोगों का स्पोर्ट्स वाले साथी लोग हैं उनकी फेडरेशंस का भी पता चल गया होगा कि भाई फेडरेशंस के पास दोबारा एक बार वापस वेरिफिकेशन के लिए भेजे गए थे स्पीडली, कि जिन जिन लोगों के नहीं हुए थे तो उन्होंने साफ कह दिया कि जिस भी बंदे का वेरिफिकेशन है वो भेजे तुरंत 1-2 दिन के अंदर अंदर, नहीं तो फिर उसको अमान्य या बाहर कर दिया जाएगा। तो इसलिए स्पीडली काम शुरू हो गया स्पोर्ट्स की सूची के लिए, और अगले वीक में 100% चांस है कि शुक्रवार से पहले पहले स्पोर्ट्स की भी सूची जारी हो जाए, ताकि इस ब्रिज कोर्स में उन लोगों को भी शामिल करके और जल्द से जल्द उन लोगों को भी नौकरी का मौका मिले जो बिल्कुल स्पोर्ट्स के फेयर अभ्यर्थी है साथियों। और पीएच के कुछ साथी लोग बच गए थे, उनका भी रीमेडिकल करवाने का हम लोगों ने प्रयास किया है, और उनको भी मौका मिलेगा कि कोर्ट में, ऐसे नहीं तो कोर्ट में रिलैक्स देते हुए, थोड़ा सा उन्होंने कोर्ट केसेस भी लगाए तो उनको रिलैक्स देते हुए रीमेडिकल का मौका दे, और जो वास्तव में जायज है उसको नौकरी मिले। तो साथियों, जो जायज कैंडिडेट्स हैं उनको नौकरी मिले, इसके लिए भागदौड़ चल रही है, और जल्द ही इस भर्ती को बाइंड अप करने का पूरा प्रयास है कि भाई इसको बाइंड अप करते हुए नई भर्ती जो 3531 है ये भी अगली सप्ताह में विज्ञप्ति शुरू हो रही है। तो साथियों बिल्कुल चिंता ना करें, सारी की सारी समस्याओं समाधान हो रहा है। अब वेटिंग पे आ जाते हैं 7810 की भर्ती में। 7810 की भर्ती में एक तो 219 के करीब वेटिंग, 219-20 के करीब वेटिंग हम लोग संभावित मान रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ कोर्ट केसेस हैं और कुछ है परिवेदनाएं, तो वो उन पे अभी तक जो कोर्ट केसेस की उनकी जो सीटें रिजर्व थी उनके सभी का अभी तक कोई भी परिणाम नहीं आया, और कोर्ट केसेस में जो लोग हार गए हैं केसेस वो बाहर भी हो गए, कुछ ने जैसे ओबीसी का सर्टिफिकेट था या एमबीसी का था या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट था, उन साथियों को क्या है उस वक्त जब ये आया था ओबीसी का सर्टिफिकेट का इश्यू हुआ था, और जो समय था उनका उसकी वजह से जो इश्यू क्रिएट हुए थे, उन सर्टिफिकेट वाले साथियों ने क्या कोर्ट में भी केस लगा दिया, और इधर से उनका उसमें भी साफ सुथरे तरीके से सिलेक्शन हो गया, क्योंकि मैंने डायरेक्ट ऑर्डर जारी करवा दिया था। उनका समाधान डायरेक्ट की भी 15 तारीख तक जिन जिन लोगों के सर्टिफिकेट बन चुके थे वो सारे वैलिड है, ये अपन ने ऑर्डर जारी करवा दिया था उस वक्त एनएचएम से। तो उस वक्त क्या है कोर्ट में भी उन लोगों ने केसेस कर रखे थे, तो वो सीटें अब उनसे मिलान करके अब उनको खाली करके उस पर भी वेटिंग निकलेगी। तो हमारा जो अंदाजा है वो 219-20 का है, और साथ ही जो स्पोर्ट्स सूची आ जाए तो इसमें से भी कुछ साथी, जैसे अब इसमें 20 लोगों का रिजल्ट आता है, 30 लोगों का मतलब चयन होता है, तो बची जैसे 155 सीटें स्पोर्ट्स की, तो जो बच जाएंगी वो भी इसके अंदर सीटें आ जाएंगी, और टोटल मिला के 300 से ऊपर की वेटिंग निकल सकती है अगर अपन प्रयास करेंगे तो साथियों बिल्कुल चिंता ना करें, 100% वेटिंग आने की पूरी संभावना है, सेकंड वेटिंग। हालांकि अधिकारी अभी जो भी जाएगा उसको यही कह रहे हैं कि अभी चांस नहीं है वेटिंग का, कोई भी कुछ भी नहीं है, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, 100% वेटिंग आने की संभावना है। और एक वेटिंग हो रहा है कि हम तो चाहेंगे कि भी जिस भी साथी को क्या ये ऐसे समय में नौकरी मिले तो बहुत अच्छी बात होगी। तो साथियों इसके बाद 10,000 के मैटर पे हम लोग आ जाते हैं, 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। सारे मैटर्स में अब तक हमारी जीत हुई है, आज तक एक भी मैटर में हार नहीं हुई है। आपको मैं बता दूं कि जो 10,000 वाला इश्यू है उसके अंदर एक बड़ी सफलता हम लोगों को मिल गई थी, आपको मैंने बता दी थी कि जो 50% पैसा था यानी 25,000, उसमें तो हमने साफ साफ सरकार को एक ही लॉजिक दिया था कि भाई जब गाइडलाइन ही 2.25 महीने बाद जारी हुई थी तो 2.5 महीना तो आप यही जोड़ दो कि भाई उन लोगों ने हॉस्टल ज्वाइन किसी हाल में किया ही नहीं है, तो 2.5 महीने का तो फाइनल हो गया कि 50,000 में से 25,000 रुपए आप लोगों के एक तरफ रिजर्व हो गए। दूसरा जो 25,000 बच जाते हैं उस पे इश्यू चल रहा था, तो उस पे हमने विभाग को ये कहा था कि जब आप ये कह रहे हैं चलो ठीक है रेजिडेंशियल है, लेकिन उसके बावजूद जो लोग हॉस्टल में नहीं रहे तो ठीक है रेजिडेंशियल के लिए लोगों ने अगर हॉस्टल भी किया, कुछ भी किया, कॉलेज वालों ने उनको कुछ भी नहीं मिला है मान लो, तो उसके हिसाब से आप जो एक निर्णायक स्थिति है जैसे 50% या जो भी 30% उनको देना चाहो, बाकी बचे हुए 50 में से तो 25 में से सॉरी, तो आप लोग जिस प्रकार का निर्णय लो, लेकिन वो भी न्यायपूर्ण होना चाहिए। हमारा तो प्रयास यही है कि 50,000 के 50,000 दिलवाए, लेकिन ये तो अपन भी जानते हैं कि भाई आज अपन किसी को कोर्स करवाते, किसी को पढ़ाते और अपन को 1 रुपया भी नहीं दिया जाए तो ये भी बहुत गलत होने की संभावना हो जाती है। लेकिन हमने तो 50 के 50 के लिए रख रखा है, दबाव बना रखा है, लेकिन संभावना ऐसी है कि उस 25 में से लगभग 12.5 के करीब अपन को 100% मिलेंगे। उससे ऊपर जितने बढ़ते हैं वो अब देखते हैं क्या होता है, विभाग क्या निर्णय करता है, उन लोगों के ऊपर निर्भर है। लेकिन अपन लोगों का दबाव इतना खतरनाक है कि आप सभी को दिख गया होगा, वो पैसा एग्जाम हो गई, सब कुछ हो गया, आज से 4 महीने पहले कॉलेजेस को मिलना था लेकिन आज तक भी नहीं मिला। वो अपन लोगों की ताकत थी, एकजुटता थी,
और मजबूती थी साथियों। क्रांति मार्च का असर है सभी पे, बहुत अच्छे से असर है। सरकार तक मैसेज है कि वास्तव में कुछ बड़ा कर सकते हैं ये लोग, इसलिए सरकार भी डरी हुई है। तो साथियों 12,500 वो हो जाते हैं, 25,000 वो हो जाते हैं, तो लगभग हो गए आप 37,500 रुपए। साथ ही 6,000 रुपए ऐसे हैं जो करीब लगभग वो के ट्रांसपोर्ट के 2 महीने के 3-3 हजार रुपए बचे हुए रह गए थे। बाकी 9,000 इन्होंने कॉलेज वालों को देने की बात कह दी थी। तो जो 2 महीने के रखे गए हैं उसमें से भी हमने कहा है कि भाई ये भी शुरू के 2 महीने तो अप डाउन किया ही है ना बच्चों ने, 2.5 महीने, तो उसका कम से कम 2 महीने का तो दो गई, तो 6 महीने का वो 2 महीने का वो 6,000, तो टोटल मिलाकर हो गया साथियों 42,000-43,000 हजार हो गए लगभग। तो अंदाजा 43,500 का है, हमने लगा रखा है कि इतने तो हमारे साथियों को मिलने के पूरे चांसेस हो गए हैं। तो एक ये बड़ी जीत है अपन लोगों की। नहीं तो राजस्थान में जैसे गवर्नमेंट वाले साथी लोग हैं उनको जैसे 50,000 मिल रहे हैं, तो आपको भी इस बात का पता है कि राजस्थान में साफ साफ शुरू में एक ही निर्देश दिया था इन्होंने, हमारी मर्जी, हम किसी को पैसे दे या नहीं दे, हॉस्टल में रखें, हमारी मर्जी है, हम अपने अनुसार ब्रिज कोर्स करवाएंगे, हम किसी को 1 रुपया नहीं देने वाले। इनका फर्स्ट वार्ता में यही कहना था, इन्होंने साफ मना कर दिया था। तो कहने का मतलब आप समझते हो ये राजस्थान है प्रधान, वो वाली बात है। यहाँ पे नौकरी तो बहुत बड़ी बात, ब्रिज कोर्स के पैसे तो बहुत बड़ी बात है, नौकरी नहीं देते हैं यहाँ पे, आप सभी को पता है। और ये अपना दम है कि अपन ने लेके दिखाया और अपनी बड़ी जीत हुई है। और बहुत जल्द ये जो 10,000 वाला इश्यू है अब हम पूरी तरह से खुल चुके हैं, अब तो तांडव मचा देंगे, ध्यान रख लेना, सरकार को पता है अब हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है और अब सिर्फ रिजल्ट पेंडिंग है। तो मैं उन सभी साथियों के लिए कहना चाहता हूं जिन्होंने 6,030 लोग रजिस्टर्ड हुए थे, जिन्होंने 6,030 लोगों ने एग्जाम दिया है ब्रिज कोर्स का, उन सभी साथियों का परिणाम अभी प्रैक्टिकल 7 तक खत्म हो जाएंगे सभी के, और 10 तारीख को शाम को 5 बजे तक परिणाम घोषित हो जाएगा। जहां तक मुझे पूरी उम्मीद है लास्ट 10 नहीं तो 11 चली जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। कोई टेक्निकल इशू आ जाए या कोई और बात हो जाए तो बाकी 10 से पहले ही आ जाएगा। वैसे तो परिणाम 11 से पहले आ जाएगा, लेकिन 10 तारीख को शाम को 5 बजे तक परिणाम आने की पूरी संभावना है। साथियों आप बिल्कुल चिंतित न हो। फिर जो यूएमएम केस जिन साथियों के बने थे उन सभी साथियों के लिए भी हम लोग मिले थे, जबरदस्ती यूएमएम बना दिए गए थे क्योंकि उनके साथ उनकी कोई गलती भी नहीं थी क्लास में, उसके बावजूद तो उनके लिए भी हमने लगभग का समाधान करवा दिया था पहले ही, और काफी लगभग बच्चों का समाधान हो गया था। आपको चिंतित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सबका परिणाम आएगा, सबको पॉजिटिव तरीके से रिजल्ट मिलेंगे क्योंकि आप लोगों ने अच्छे पेपर किए मुझे पता है, तो पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। और आपको कोई ये धमका रहा हो कि प्रैक्टिकल मार्क्स के नाम पे दबा रहा हो कि भी आप लोगों को प्रैक्टिकल के लिए दबा लेंगे और ये कर लेंगे वो कर लेंगे, किसी ने लूट मचा ली हो लॉन्ग बुक के नाम पे या प्रैक्टिकल के नाम पे, अगर कोई दबा रहा हो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथियों मुझे बताओ, आप कॉलेज की शिकायत भेजो, हमें व्हाट्सएप करो, हम लोगों ने वैसे तो सभी के लिए बोल रखा है, यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितने प्रिंसिपल्स को फोन कर सकता था उतनों को किया है, जो मेरे को लाइव देख रहे सबको पता है कि सबके सामने फोन गया मेरे, और जितने डायरेक्टर्स को फोन कर सकते थे उनको किया है। जहां भी पीड़ित किसी को करने का प्रयास हुआ है वहां तुरंत फोन किया। हर तरीके से हम लोगों ने एक तरीके से टीम के रूप में काम किया और हमें सफलता मिली। किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ये प्रयास हमारा था। जहां भी है कोशिश, दबाव जो थी प्राइवेट कॉलेजेस का वो पूरी तरह से अब खत्म भी हो चुका है, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 7 तारीख को आखिरी प्रैक्टिकल है, उसके बाद में 3 दिन के अंदर अंदर परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। उसके बाद आप लोगों से 12-13 के आसपास, शायद 11 को भी मांग सकते हैं, 11 को रिजल्ट आ जाए तो अगले दिन मांग लेंगे। आप लोगों से 1-2 दिन में बाद उसके चॉइस मांग ले जाएंगे आप लोगों के। तो कोशिश ये है कि सब सेंटर्स की चॉइस मांगी जाए, लेकिन अब देखते हैं ये किस चीज की मांगते हैं, डिस्ट्रिक्ट चॉइस मांगते हैं या पहले की तरह जेडी के हिसाब से भेजते हैं, जॉइंट डायरेक्टर के हिसाब से क्या करते हैं। लेकिन प्रयास यही है कि आपके आसपास के इलाकों में आप लोगों को दिलवा सके ज्वाइनिंग, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि सरकारें आप सभी को पता है इन्होंने पहले भी ऐसा ही किया है कि यहाँ वाले को जैसलमेर भेज दिया, जैसलमेर वाले को बाड़मेर भेज दिया, किसी को कहीं भेज दिया। इस तरीके से जान पूछ के फेंका जाता है, क्योंकि चाहे कोई विभाग ले लो आप, अपना चिकित्सा विभाग की मैं नहीं कहता हूं, क्योंकि इन्होंने पता नहीं पार्टी फंड इकट्ठा करने का सिस्टम बना रखा है या किस तरीके का, ये समझ में नहीं आया आज तक। तो साथियों आप लोग बिल्कुल चिंतित ना हो, आपके लिए लड़ाई जारी है। उसके बाद साथियों आप आ जाइए नेक्स्ट इस पे भर्ती पे, जिसके अंदर 2nd ग्रेड स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है उसके अंदर। तो साथियों 2nd ग्रेड स्टाफ नर्स की जो भर्ती है उसका पदनाम परिवर्तन भी जल्द होने वाला है, नर्सिंग ऑफिसर पदनाम होने वाला है उसका, और उसके अंदर
कई साथी लोग कह रहे हैं कि भाई साहब 1250 थोड़े कम पद है, लेकिन इसमें हमें सबसे बड़ी सफलता ये मिली है कि लिखित परीक्षा से हम इस भर्ती को कराने में कामयाब रहे, क्योंकि बहुत 5 साल से तो इतना बड़ा संघर्ष इस भर्ती के लिए किया है कि लिखित परीक्षा से हो। चूंकि आप सभी को पता है 2018 नर्सिंग भर्ती थी, उस वक्त हमारा सरकार से एक ही बात पे समझौता हुआ था, सबको पता है, इतने बड़े बड़े रैली किए, इतने बड़े बड़े आंदोलन किए, तो जो 6000 पदों पे वो भर्ती निकाली गई थी सेकंड ग्रेड स्टाफ नर्स की, तब जब बीजेपी की चली गई थी, उस वक्त वसुंधरा सरकार चली गई थी, तो जाते जाते हालांकि उस भर्ती को पूरा कंप्लीट कर दिया था उन्होंने, क्योंकि अगर वो उस भर्ती को फिर लिखित परीक्षा से कराते तो शायद वो भर्ती उस वक्त उन लोगों से पूरी भी नहीं हो पाती। तो हम लोगों ने भी ये कहते थे कि आप लिखित में दे दो अगली भर्ती के लिए कि भई हम कर देंगे, लेकिन उस वक्त उन लोगों ने कह दिया था ठीक है, लेकिन कांग्रेस से हमने पहले ही लिखित में ले लिया था कि हम लोग आने वाली कोई भी भर्ती, नर्सिंग भर्ती जो भी आएगी उसको हम गारंटी दे रहे हैं, हम उसको चाहे 10 भर्ती भी आएंगी तो उनको भी लिखित परीक्षा से कराएंगे। और आज हम लोग उसको अप्लाई करवाने में सफल रहे, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी मांग हमारी यही थी कि चिकित्सा विभाग की हर भर्ती लिखित परीक्षा से होनी चाहिए आगे, ताकि पारदर्शिता रहे, फर्जीवाड़ा ना हो, कोई डिग्रियां कहीं से बनवा के ना ले आए, कोई फर्जी बोनस सर्टिफिकेट बनवा के नहीं ले आए। इन सभी को रोकने के लिए, फर्जीवाड़े की रोकथाम के लिए हम लोगों ने एक अहम फैसला सरकार से करवाया और लिखित परीक्षा से पारदर्शिता से ये भर्तियां होंगी, इसके लिए लड़ाई लड़ना शुरू किया और हमें सफलता मिली उस वक्त, और उसको अब इंप्लीमेंट कर दिया गया इस भर्ती में। चूंकि आप सभी को पता है कि बंधुआ मजदूरी का सिस्टम इन्होंने चला दिया, ऐसा चला दिया कि 7-7 हजार में पहले संविदा पे काम करवाएंगे, फिर उनको 5 साल तक वो आंदोलन करेंगे, 5 साल संविदा पे काम करने के बाद उन लोगों को परमानेंट करने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा, और आंदोलन करने के बाद 2 साल का प्रोबेशन पीरियड, यानी 7 साल, तो ये 7 पहले 5 साल तो 7-7 हजार में नौकरी करवाते हैं, फिर उसके बाद आने वाले टाइम में 2 साल का प्रोबेशन पीरियड हो गया, तो 7 साल तो वैसे ही बंधुआ मजदूरी चलती रही। तो काहे की नौकरी, किस तरह की नौकरी, ये सिर्फ बंधुआ मजदूरी का सिस्टम था। इसको खत्म करवाने के लिए हमने लिखित परीक्षा का जो है प्रावधान करवाया, ताकि आने वाली हर भर्ती अगर लिखित परीक्षा से आएगी तो कोई भी बोनस अंक और इनके चक्कर में भागता नहीं फिरेगा। एक बार हम चाहते थे कि कैसे भी लिखित परीक्षा से भर्तियां शुरू हो जाए, चाहे 10 भर्तियां ही शुरू हो जाए, हम लोग चाहते थे कि नियमों में संशोधन हो जाए, चाहे कितनी भी भर्तियां हो। तो और 1250 की भर्ती इसलिए थी, हम लोग चाह रहे थे कि वित्तीय स्वीकृति 4859 भर्तियां थी कुछ, तो ये था कि 4958 भर्तियां थी, सॉरी, लगभग 5000 भर्तियां और इसमें जुड़नी थी। लेकिन अगर वो भर्ती जुड़वा देते तो 100% मेरिट की मांग और जबरदस्त तरीके से उठ जाती साथियों। तो ये छोटी भर्ती थी तो किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया। हम लोग चाह रहे थे कि एक बार कैसे भी करके तरीके से दिमाग से अगर चला गया तो बहुत अच्छा रहेगा। तो 1250 की भर्ती पे जल्दी से कोई ध्यान नहीं देता है और हमने करवाने में इसको सफल हो गए। हम लोग विभाग से अभ्यर्थी ना आरपीएस तक भिजवाने तक साइलेंटली इतना काम किया, क्योंकि अगर ओपनली इसमें काम करते तो मेरे हिसाब से अब तक कई लोग इसमें रोड़ा अटका देते, और ये बड़ी सफलता हमें मिली। ये लिखित परीक्षा से आ रही है 1250, बोनस अंक जरूर मिलेंगे। चलो, उन्होंने संविदा पे काम किया, उनको बोनस अंक मिलने चाहिए, हम मना नहीं करते। उन सभी साथियों का भी भला होना चाहिए, वो भी हमारे भाई हैं, हम उनके लिए मना नहीं करते। लेकिन वो इन युवाओं का क्यों नहीं सोचते, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो मेरिट की मांग क्यों करते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आती। क्या आप लोग भी तो 2016 वाले साथी हैं जैसे कुछ, तो वो भी अपने भाई बहन है, वो उनको भी तो रिटन एग्जाम से मान लो 2020 में वो लोगों ने जो नौकरी शुरू की, तो साथियों उन लोगों ने भी तो रिटन एग्जाम से मान लो क्लियर किया है। आप ये सोचे आप रिटर्न से आए हैं तो मेरिट से कैसे आप लोग नंबर ला पाएंगे, आप खुद सोचे इस चीज को। और रिटर्न से आए हो तो 2 साल की बात हुई है, सभी लोग अभी तो देखे शायद क्लियर भी हो सकते हैं। हम आपके खिलाफ नहीं है, आपके अलग नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि आप लोगों को डायरेक्ट कैडर बना के सरकार आप लोगों को सीधा परमानेंट करे। हम बिल्कुल 1% आपके खिलाफ नहीं, आप आंदोलन कीजिए डायरेक्ट कैडर बना के परमानेंट करने के लिए। सबसे आगे अगर कोई खड़ा मिलेगा तो भरत बेनीवाल खड़ा मिलेगा। मैं आज आपसे चैलेंज करके कहता हूं, और अब तक शायद किसी का इतना दबाव नहीं होगा, किसी का भी दबाव नहीं होगा आप लोगों का कि भी इतना भयंकर की भी सरकार इतनी दबाव में कोई भर्तियों को पूरा कर रही हो। राजस्थान में एकमात्र आपके भाई का दबाव है, आप सभी साथियों का एक तरीके से दबाव है कि चिकित्सा विभाग की भर्तियों को ही प्रक्रिया में आगे बढ़ाया जा रहा है, बाकी कहीं भी नहीं बढ़ाया जा रहा साथियों। तो साथियों इसीलिए मैं रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एमओ, हॉस्पिटल केयर टेकर और एएनएम सब भर्तियां परमानेंट हम लोग स्थायी रूप से और लिखित परीक्षा से चाहते हैं, ताकि कोई फर्जीवाड़ा ना हो साथियों। क्योंकि
पिछली बार क्या हुआ था, एएनएम में कोई कहीं से 10th की मार्कशीट बनवाना है, कोई कहीं से 12th की मार्कशीट बनवाना है। साथियों एएनएम की भर्ती में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। 12th की मार्कशीट है कोई झारखंड से बनवा लाता है, कोई कहीं से बनवा लाता है, कोई कहीं से बनवा लाता है। जो चलो ठीक है, बोनस अंक वाले साथियों को परमानेंट कर दिया जाए, मान लिया मेरिट से उनको फायदा हो गया, लेकिन फ्रेशर छात्र भी तो फर्जी लग रहे हैं ना, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और फिर बोनस का सिस्टम क्या है कि भाई सिर्फ गवर्नमेंट के अधीन जो संस्था है उनको बोनस अंक मिले तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हर किसी को बोनस अंक मिलता है। ये देखिए आप, हर किसी को दे देते हैं, चाहे जिसको कोई पीपीपी मोड पे भी सर्टिफिकेट फर्जी बनवा है तो उसको भी दे दिया जाता है, कोई कहीं और से सेमी गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों से भी करते हैं तो उनको भी दे देते हैं। तो फिर एक बात बताइए, जब वो भी तो उनकी इक्विवेलेंट ही है ना। ऐसे ही फार्मेसी की भर्ती में जैसे कोऑपरेटिव वाले साथी, निःशुल्क दवा योजना वाले, उन सभी साथियों का भी आप देखिए, उन लोगों को जो एक नॉर्मल दवा वितरण का केंद्र है वो एक तरीके से, तो एक नॉर्मल मेडिकल स्टोर वाला भी उस दवा वितरण का काम करता है, तो फिर बोनस अंक तो फिर प्राइवेट वालों को भी मिलने चाहिए। क्या वो मरीजों की जान नहीं बचाते, क्या वो मरीजों की सेवा नहीं करते, या वो क्या काम नहीं करते आप बताइए। उल्टा प्राइवेट सेक्टर में अपन से भी ज्यादा काम सभी साथी लोग करते हैं, सभी इक्वली काम करते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन वहां तो और ज्यादा शोषण है और भयंकर शोषण है। तो साथियों आप लोग ये सोचते हो कि सिर्फ आपका हो जाए, हमेशा स्वार्थ की दुनिया ने इस प्रोफेशन को बर्बाद किया है। अब तो कम से कम स्वार्थ छोड़ के इस सिस्टम को बदलने की सोचिए साथियों, इस प्रोफेशन को बदलने की सोचिए, नहीं तो इसी तरह से ये शोषण होता रहेगा। आप खुद की भी बंधुआ मजदूरी करवाते हो पूरे जीवन भर और दूसरों की भी बंधुआ मजदूरी करवाते हो। साथ ही आप लोगों को तो ये भी मांग करनी चाहिए, 1250 क्यों 10,000 होनी चाहिए इन भर्तियों की संख्या। जब रिक्त पद पड़े तो सरकार क्यों नहीं निकालेगी? 15 मेडिकल कॉलेजेस आप देखिए, 15 मेडिकल कॉलेजेस लाने में सबसे बड़ा रोल अपन लोगों का। आज अपन लोगों ने इतनी मेहनत करके पूरे इंडिया लेवल पे इतनी मेडिकल कॉलेजेस खुलवाए, कितना बड़ा फायदा हुआ। क्यों, कैसे खुलवाए? सिर्फ एक ज्ञान दिया था, आपको पता है उस वक्त जब जेपी नड्डा जी और उनके बाद अचानक से चेंज होकर हर्षवर्धन जी आए थे, फर्स्ट मुलाकात में हमने एक ही उनको ज्ञान दिया था कि जब पूरा आउट ऑफ इंडिया एमबीबीएस करने जब छात्र जा सकते हैं, जब वो 40-40 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, तो उससे थोड़ी कम फीस में यही आप मेडिकल कॉलेजेस शुरू कर दीजिए पर ईयर के हिसाब से, फीस के हिसाब से छात्रों का। जब अपना दिल्ली आंदोलन हुआ था उस वक्त हमने साफ एक ही बात कही थी, आपके थोड़ी कम पैसे में, जैसे 5-7 लाख रुपए फीस लेके, 4-5 लाख रुपए फीस लेके और गवर्नमेंट ही कराए ना एमबीबीएस, क्या दिक्कत है? मेडिकल कॉलेजेस खुलेंगे तो उनके हॉस्पिटल भी अपग्रेड होंगे। एक बार ये आपको पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन फिर उनकी फीस आएगी, उससे अपने आप हॉस्पिटल और कॉलेजेस चलेंगे, लोगों की सेवा भी होगी, आपका नाम भी होगा कि इतनी मेडिकल कॉलेजेस सरकार ने खोली। तो उनको तुरंत माइंड क्लिक कर गया और 12वें से 13वें दिन नहीं हुआ था 75 मेडिकल कॉलेजों की सरकार ने घोषणा की, केंद्र सरकार ने, और ठीक बजट से पहले की बात थी वो उस वक्त। तो साथियों इसी तरीके से जब मेडिकल कॉलेज खुली तो नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, फार्मासिस्ट कॉलेज सब उसमें खुलेंगी, आप चिंता ना करें। नर्सिंग कॉलेज खुलवाने में हम सफल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज के इक्विवेलेंट नर्सिंग कॉलेजेस हो गई है, कुल मिलाकर 35 नर्सिंग कॉलेजेस खुल गई है लगभग, धीरे धीरे आरयूएचएस और इस तरीके की जो है ऑटोनोमस बॉडी वाली और मिला के। तो साथियों बड़ी सफलता है, और इनके अंदर नर्सिंग ट्यूटर्स के भी पद निकलवाएंगे, प्रोफेसर के भी पद निकलवाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के भी निकलवाएंगे, प्रिंसिपल के भी करवाएंगे, वाइस प्रिंसिपल के भी करवाएंगे, सभी पद इसके अंदर आएंगे। आप सभी को पता है नर्सिंग ट्यूटर्स की 309 की एक फाइल क्लियर होगी थी, ये प्रोफेसर और प्रिंसिपल सभी की है वो मिक्सअप में फाइल। 309 की पहले एक फाइल क्लियर हुई थी और अब 850 के करीब की फाइल, एक 836 के करीब की एक फाइल और क्लियर हो गई है, वित्तीय स्वीकृति हो गई है। सभी को जुड़वा के और उनके लिए सेवा नियम कुछ एक नहीं बने हुए, सेवा नियम बनाएंगे, उनके कैडर बनवाएंगे, वहां भी नर्सिंग ट्यूटर के कैडर और प्रोफेसर का सारा बनू के पूरा तैयार होगा चिट्ठा। उसके बाद उस पर भर्तियां आनी है, तो स्थायी भर्तियां आएंगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। संविदा पे किसी हाल में मैं भर्ती नहीं होने दूंगा, चाहे राजस्थान सरकार कितनी भी ताकत लगा ले। ये मेडिकल कॉलेज जब अपन लेके आए, ये नर्सिंग कॉलेज अपन लेके आए, तो भर्तियां भी अपन करा के छोड़ेंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना ले साथियों, 100% अपन। और उनके जो हॉस्पिटल अब अपग्रेड होंगे, बेड सभी में बढ़ेंगे, क्योंकि मेडिकल कॉलेज की मान्यता के लिए 500 बेड का हॉस्पिटल जरूरी रहता है, 430 बेड तो कम से कम चाहिए। तो सभी जिलों में अभी जो बेड बढ़ाने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है वो इसी तर्ज पे की है कि उनको मान्यता लेने के लिए इतने बेड तो चाहिए। लोग ये सोच रहे हैं कि राजस्थान सरकार बजट दे, केंद्र से आ रहा है 60-40 के हिसाब से बजट, और उसके हिसाब से जो है वो बेड अपग्रेड हो रहे हैं साथियों। ये समझना पड़ेगा इस चीज को आप लोगों को। जैसे एनएचएम के अंदर भी 60-40 के हिसाब से होता है, क्योंकि मोदी जी इसका शिलान्यास कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो पैसा वहां से भेज रहे हैं। हम मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी सब हमारे लिए एक बराबर है,
हम लोग सभी को समान लेके चलते हैं, क्योंकि हम लोग युवा बेरोजगार जितने भी साथी वो हमसे जुड़े हुए, हम युवाओं के लिए आवाज उठाते हैं, तो सच बोलने का हम वादा रखते हैं और उसी की बदौलत आज है कि अपने अलावा राजस्थान में किसी की भी मांग पूरी नहीं हो रही। साथियों, आप लोगों के लिए खूब सारी भर्तियां आ रही है, उन सभी हॉस्पिटल में हॉस्पिटल केयर टेकर्स की भी भर्तियां आ रही है। हॉस्पिटल केयर टेकर्स की 55 भर्तियां राजस्थान में पहली बार आ रही है, और MBA विद हॉस्पिटल मैनेजमेंट और 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ ही जो लॉ के बाद 5 साल LLB करा हुआ हो उसको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये 2 उसमें रखे गए हैं। बाकी मुख्य रूप से MBA विद हॉस्पिटल मैनेजमेंट विद 2 ईयर एक्सपीरियंस ये हमने रखा था स्पेशली, लेकिन जो है लॉ का इन्होंने बाद में रख दिया। तो साथियों, हॉस्पिटल केयर टेकर की पहली बार राजस्थान में भर्ती आ रही है, और ये कैडर बनवाने में हम बहुत बड़ी मेहनत थी हम लोगों की। आज से नहीं, मैं 8 महीने से चिल्ला रहा हूं, और आपको पता है फाइलें क्लियर होने में समय लगता है, सरकारी फाइलें, लेकिन भाग के जूते घिस के हम लोगों ने कैसे जैसे करके आप सभी साथियों के लिए रोजगार की व्यवस्था की है। जब से मैंने नर्सिंग ट्यूटर प्रोफेसर नर्सिंग कॉलेजों में जितने प्रोफेसर के इन पदों के लिए मांग उठाई है, उसके बाद ही इस 4 महीने में लगातार हमने कितनी बड़ी सफलता हासिल की है। और हमारे जो प्राइवेट सेक्टर में जितने भी ट्यूटर्स काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सबको एक तरीके से सरकारी नौकरी देने का काम हम करेंगे। लेकिन आप लोगों से भी इतना निवेदन है कि कोई भी युवा साथी, चाहे BSc नर्सिंग का छात्र हो, GNM का छात्र हो, या कोई दूसरे जो CHO के अभ्यर्थी है जो ब्रिज कोर्स कर रहे हैं, उनको किसी को तंग ना करें। ये मेरे हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है। हम आपके लिए इतना भाग रहे हैं, तो कम से कम इतना तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप भी इनके साथ न्याय करें, किसी के साथ गलत नहीं करें। तो साथियों, इसके बाद आप जाते हैं लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर की। 800 तो रेडियोग्राफर की है, 900 लैब टेक्नीशियन की, जो आज से 9 महीने 8 महीने पहले मैंने लिख के डाला था कि लिखित परीक्षा से आएगी। सबसे पहला वीडियो लाइव मेरा ही था, इसमें किसी को पता भी नहीं था। ये फाइल हमने चलवाई थी, और ये फाइल तो बहुत पहले क्लियर हो जाती, लेकिन इमरजेंसी में मेरिट आधार पर पिछला जो बैकलॉग हम पिछली भर्ती का निकलवा के लाए थे, कोशिश थी कि उसी में जुड़वाएं, लेकिन मैं चाहता था कि लिखित परीक्षा से भी कुछ भर्तियां आनी चाहिए मेरिट, ताकि लिखित परीक्षा से जो भर्तियां हैं वो सारी की सारी अगर शुरू हो गई तो न्यायपूर्ण तरीके से, चाहे कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी का बच्चा है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का बच्चा है, जिसमें दम होगा वो परीक्षा देके सेलेक्ट होकर आएगा, ये काम होगा। तो इसलिए हम लोग चाहते थे, और कम अपना कोई इतना बड़ा संख्या बल नहीं है कि कोई बहुत बड़ी धांधली हो जाए या कुछ और हो जाए। लास्ट एंड फाइनल 80,000 1 लाख अभ्यर्थी नर्सिंग की भर्ती में बैठेंगे, 2-4 हजार बैठेंगे लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर में। ECG टेक्नीशियन भी वैसे ही बच्चे लगभग अब नई फाइल आएगी तो उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। MO की सारी भर्ती रिटर्न एग्जाम से होती है। तो क्या आप लोगों का लेवल IS, RS, MO इस लेवल पे आप लोगों को ले जाके खड़ा किया जा रहा है, तो क्या गलत थोड़ा ना किया जा रहा है? क्या पुराने ही ढर्रे पे चलते रहोगे? तो साथियों, सबको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि मेरिट आधार पे आपको पता है एक सबसे बड़ी समस्या, किसी की 12वीं CBSE बोर्ड से है, कोई बेचारा सरकारी स्कूल से पढ़ा है, कोई प्राइवेट स्कूल से पढ़ा है, उसमें इंटरनल मार्क्स भी अलग अलग तरीके के भेजे जाते हैं। किसी के माँ बाप ने अच्छे पैसे लगा के उनको पढ़ाए, अच्छी जगह पे पढ़ाए, तो उनकी परसेंटेज अच्छी बन गई। कई बेचारे बहुत परेशान होते रहते हैं, जिनको शिक्षा तो छोड़ो, कई जगह पे लाइट ही नहीं है। तीसरी बात, ये तो 12th की बात हो गई। साथ ही मेरिट के अंदर सबसे बड़ी बात BSc नर्सिंग और GNM है जैसे, तो उनकी भी दोनों जो है, कोई आर्ट्स से आया है कोई बच्चा तो उसकी अलग परसेंटेज रहेगी GNM के अंदर, कोई आप बायो, कॉमर्स, मैथ ये सब GNM में जा सकते हैं, लेकिन BSc नर्सिंग में केवल बायो वाले साथी जा सकते हैं। बायो RHS में पास होना ही मुश्किल है, आपको पता है। तो इस तरीके से परसेंटेज को आप किस तरीके से आंकेंगे? प्रैक्टिकल मार्क्स है वो लेने के लिए कोई प्राइवेट कॉलेजेस में 20 में से 18 19 इंटरनल मार्क्स भेजे जाते हैं, जबकि गवर्नमेंट में 10-12 लास्ट भेजे जाते हैं इंटरनल मार्क्स। आप बताइए किस तरीके से आप न्यायपूर्ण तरीके, सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा अगर होता है तो वो मेरिट आधार पर भर्तियों का होता है, आप सभी को पता है। इसलिए हर तरीके से प्रैक्टिकल मार्क्स में, कोई प्रैक्टिकल में किसी को कितने नंबर दे गया, कोई किसी में कुछ दे गया, ये हालात चलते हैं, आप सभी को पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है। तो साथियों, किसी का प्राइवेट कॉलेज है तो किसी का गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी क्या मेरिट रहती है वो भी आप देख लीजिए। क्यों? क्योंकि प्राइवेट में कई बच्चे तो ऐसे हैं जिन्हें चुने थे मेरिट से लगते, क्योंकि बोनस वाले खा जाते हैं ऊपर की सीटें। तो साथियों, बिल्कुल साथ दें तो लिखित परीक्षा से हमारी जो है आगे की भर्ती आएंगी। खुद को भी आपको दिल से पता है, जो लोग मेरिट से मांग कर रहे हैं ना, उनको खुद को भी दिल से पता है कि वो तो अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा है, लेकिन इस बार नहीं, वो अगली बार से हो जाए। ये बात सब चाहते हैं, क्यों हो जाए अगली बार से? हर बार अगली बार करते करते 2013, फिर 2018, फिर अब अगली बार करने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन
साथियों जो लिखित परीक्षा वाले साथी है वो मेरे से जुड़ जाए, क्योंकि आप लोगों के साथ फिर से अन्याय होने के प्रयास हो सकते हैं। साथ ही कोविड हेल्थ सहायकों वाले साथियों को कहना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए जो है बोनस अंक की व्यवस्था हो गई, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी जीत है साथियों। वैकेंसी आ गई है, तैयारी में लग जाए, पद भी बढ़वाएंगे इस भर्ती के अंदर और आप लोगों को बोनस अंक भी मिलेगा। और साथ ही रिटर्न एग्जाम से आप लोगों ने अब लगभग ने तैयारी भी की है, तो आप लोगों के लिए फायदेमंद भी रहेगी ये भर्ती। नहीं तो कई लोग तो एक दो लोग तो यही कह रहे थे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के इसमें आगे चल के दिक्कत तो नहीं आई। अरे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की तो गाइडलाइन ही यही जारी करवा रहे हैं कि 5 साल बाद 100% परमानेंट करना पड़ेगा इनको, और वो डायरेक्ट कैडर के हिसाब से हम परमानेंट करवाएंगे। कोई माइकल आर राजस्थान में पूरे भारत में रोक के दिखा दे, एक एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को जबान दी है परमानेंट करानी, करा के छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरीके से हो जाए। उसके लिए भी नियम हम बनवाना जानते हैं और बताएंगे कि कैसे बनते हैं। आप लोगों को एक नई चीज और बताता हूं साथियों, पर ईयर के जो बोनस अंक हैं, उन बोनस अंकों के अंदर केवल 2.5% मिलने की संभावनाएं हो गई हैं। आगे 1 साल के जो बोनस अंक है वो केवल 2.5 मिलेंगे। ये सिस्टम तैयार कर रही है राजस्थान सरकार। पहले 1 साल के 10 अंक बोनस मिलते थे और 3 साल के 30 मिलते ही एक तरफा वो आगे हो जाया करते थे, लेकिन सरकार ने कुछ नया रास्ता इस तरीके का निकाला है। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, 1 साल के 2.5 अंक बोनस दिए जाएंगे और 5 साल के 12.5% हाईएस्ट होंगे। यह सिस्टम सरकार ने अभी नया ताजा बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोनस अंकों से संबंधित आज से 7-8 दिन पहले एक बड़ा फैसला दिया है। मैं आपको क्लियर बता देता हूं, आप लोगों को किसी को पता नहीं होगा। आज का लाइव बहुत अहम है, वीडियो शेयर जरूर करें ताकि हर एक साथी तक आपको, क्योंकि ये जानकारी दे रहा हूं मैं, ये हम लोगों ने नहीं करवाई ये चीजें, लेकिन जो जानकारियां मेरी नजर में आई हैं, जो चीजें सामने आई हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। 2.5 मतलब 2.5 पर ईयर का बोनस अंक मिलेगा और आने वाले 5 साल यानी 5 साल आप नौकरी करेंगे, 5 साल आप लोगों का शोषण होगा, तब जाके 12.5% आप लोगों को मिलेगा। सोच लीजिए, आगे से कोई भी सरकारी नौकरी 7-7 हजार में शोषण करवाना तो सोच समझकर ज्वाइन कर दिएगा। ये भरत बेनीवाल आपसे कहने के लिए लाइव आया वीडियो में, आप लोगों को जागरूक करने आया हूं। और जिस दिन तुम लोगों ने ये नौकरियां इस तरीके से ज्वाइन करने बंद कर दी, अपने आप सरकार आपको 50-50 हजार 60-60 हजार रुपए 1-1 लाख रुपए सैलरी करके रखेगी नौकरी पे। लेकिन कमियां किसकी हैं? आप ही लोगों की कि आप 7 हजार में ज्वाइन कर लेते साथियों। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, कोविड आ गया, नहीं तो मैं इस तरीके की नौकरियां ही नहीं होने देता। और यही नौकरियां, इतनी ही नौकरियां हम निकलवा के लाते आपके लिए स्थायी भर्ती के रूप में। लेकिन साथियों आपको साथ देना होगा, आपको साथ निभाना पड़ेगा। अभी तो कुछ ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है, यही भर्तियां 16 हजार भी हो सकती है, 20 हजार भी हो सकती है, लेकिन आपको साथ देना होगा साथियों। नहीं तो मैं कह रहा हूं, आपको लोग बेवकूफ बनाएंगे, कहेंगे कि ये परमानेंट हो जाएंगे, ये ऐसे हो जाओगे तुम लोग, वैसे हो जाओगे। साथियों अभी तो कैडर भी, जैसे CHA वाले साथी, उनका तो अभी तक कैडर भी नहीं बना है। अगर आपको कोई बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है तो उसकी बातों में ना आए। मैं जो बात होती है खुली कहता हूं, मैं नाराज हो चाहे राजी हो, मैं खुली कहता हूं सारी की सारी बात। इसीलिए भरत बेनीवाल साफ बोलता है, सच बोलता है, इसीलिए सभी के लिए काम करने, हर एक व्यक्ति का दर्द भी समझता है। इसीलिए भरत बेनीवाल सबका खास भी रहता है और मैं सबकी बातें सुनता हूं, सबसे आगे होकर लड़ाई लड़ता हूं। लगातार लड़ाई लड़ते हैं। आपसे निवेदन है साथ बनाए साथियों, नहीं तो बहुत बुरा हालात पैदा हो जाएंगे। नहीं तो आज 1250 भर्ती नहीं आती इसकी सेकंड ग्रेड स्टाफ नर्स की, अगर आप लोग एकजुट होते तो। और 1155 भर्तियां नहीं आती एएनएम की, एएनएम की भी 5000 से ऊपर भर्तियां करवाएंगे अगर तुम लोगों ने साथ दे दिया तो। पद बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी एक बार विज्ञप्ति जारी हो जाए फिर पद कैसे बढ़ाए जाते हैं मैं बताऊंगा आपको कि पद कैसे बढ़ाए जाते हैं। पद बढ़ाने का तरीका भी हमें ढंग से आता है। एमओ के अंदर भी 1200 से ऊपर पद आने थे, लेकिन 840 ही पद आ रहे हैं, उनके भी पद कम कर दिए गए। और फार्मासिस्ट भर्ती के पद तो बढ़ा दिए गए, लेकिन उनके साथ एक बार के लिए क्या किया इन्होंने कि एक बार के लिए मेरिट और फिर लिखित परीक्षा से। क्यों भाई, किस बात की वजह से आप एक बार के लिए मेरिट? 4 साल से जो व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं, आपने विज्ञप्ति जारी कर दी लिखित परीक्षा से, और वो बच्चे रूम लेके रह रहे थे, उनका खर्चा तुम्हारा बाप देगा क्या? मैं क्लियर कह रहा हूं सरकार से कि सरकार के ऊपर मुकदमा ठोकेंगे इस मामले में, और 5 से 10 लाख का जुर्माना सरकार दे दे हम लोगों को, और करवाए मेरिट से अगर चाहती है तो, सरकार मेरिट आधार पर करवाना चाहती है तो। लेकिन ये भर्ती लिखित परीक्षा से होगी और लिखित परीक्षा से होगी, कोई रोक के दिखा दे। अब तक हमने इसमें आंदोलन नहीं किया, हमने सोचा प्यार से मान जाएंगे, लेकिन ये भर्ती भी लिखित परीक्षा से करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए आप देखिए सरकार ने साफ साफ अटकाने का काम कर दिया। जो फार्मासिस्ट साथी यूं चाहते हैं कि हमें बोनस और मिल जाएगा, मेरिट पे भर्ती हो जाएगी और हम लोग परमानेंट हो जाएंगे,
तो भाइयों, आप लोगों के साथ भी कोई भला नहीं किया सरकार ने, ये आप लोगों के साथ भी अन्याय करने का काम किया है। आप सुन लेना एक बात, विज्ञप्ति जारी हुई है, ये लोग कोर्ट में जाएंगे ना 200% ये विज्ञप्ति अटकेगी और आने वाले 5 साल तक इसका समाधान हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। 4105 भर्तियां नहीं 10,000 भर्तियां करा लो, लेकिन अगर इस तरह से नियम संशोधन करके और किसी के साथ अन्याय करके आप लोग ये चाहते हो कि ये सोल्व हो जाएगा, मैटर नहीं होगा, ये भर्ती अटकेगी, 100% अटकेगी, मैं आज आपको कह रहा हूं। तो इसलिए लिखित परीक्षा सरकार करा दे, बोनस अंक दे दे, कोई दिक्कत नहीं है लोगों को, सभी साथियों को। भैया आप लोगों का भी भला हो रहा है, आपको बोनस अंक मिल रहे हैं, क्या दिक्कत है आप बताइए। लिखित परीक्षा से क्या आप 40 नंबर भी नहीं ला सकते क्या? 40 नंबर लाने वाला व्यक्ति भी लिखित परीक्षा से इसमें सफल हो जाएगा इजीली। 30% बोनस मिल रहे हैं एक तरफा, क्योंकि 40 का भी 70% निकलेगा, आप सभी को पता है। तो साथियों बिल्कुल थोड़ा न्यायपूर्ण यार, सबकी सोच के चलो यार, ऐसे क्या आप लोग इतने स्वार्थी हो गए हो? सभी साथी लोग यार भाई हैं, कोई अलग नहीं है, पूरी मेडिकल फील्ड एक है। आपको सबको एकजुट करने का प्रयास रहता है मेरा हमेशा। मैं आप लोगों के साथ ये नहीं चाहता कि गलत हो। तो अब मैं आपको आगे की चीजें आपको बता देता हूं साथियों। मेडिकल कॉलेजेस की आपको मैंने बीच में बताई, मेडिकल कॉलेजेस में भी सारी ट्यूटर्स की और जो पद है वो सारे के सारे आ रहे हैं नए के नए। साथियों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को, और वीडियो को शेयर करने के साथ साथ जो YouTube चैनल है उस पर भी सब्सक्राइब करें। ट्विटर पे ज्यादा से ज्यादा अकाउंट बना लीजिए, क्योंकि ट्विटर एक अच्छा माध्यम है जिसके माध्यम से अपन लोग बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। अब साथियों नए जो कैडर बन रहे हैं उनकी प्रक्रिया मैं बता देता हूं। इस सप्ताह में काफी कुछ प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है। ओटी टेक्नीशियन की 250 के करीब भर्तियां नहीं आ रही हैं। ब्लड बैंक टेक्नीशियन जो है उनके लिए भी कैडर निर्माण का कार्य हो गया है, उनके लिए भी करीब 160 से 70 भर्तियां तो तैयार हो चुकी है, और एक शायद 80 से 84 भर्तियों की एक फाइल और उसमें जुड़ जाएगी। तो मेरे को लग रहा है कि भी 250-250 के करीब भर्तियां नहीं आने की संभावना है। ईसीजी टेक्नीशियन वालों के लिए एक साथियों के लिए एक पॉजिटिव खबर है कि इस मंगलवार या बुधवार को उनके लिए फाइल चल जाएगी। ये आश्वासन हमें अधिकारियों से मिला है। साथ ही डेंटल के जो साथी है साथियों, उन सभी साथियों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि नए डेंटल के भी हॉस्पिटल खुल रहे हैं। हमने काफी समय से हमारी मांग चल रही थी कि भाई डेंटल वाले साथियों के लिए भी जगह जगह पे जो है डेंटल हॉस्पिटल्स खोले जाए, क्योंकि डेंटल वाले साथियों को रोजगार देने की बात नहीं है, बात है आम जनता के लिए डेंटल डॉक्टर्स की चल रही कमी की, चल रही हॉस्पिटल्स की कमी की। जो हालात आज डेंटल जो फील्ड है उसके हैं, वो उस खराब होने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत इस बात से है कि क्या लोगों को दांतों की बीमारियां नहीं होती, क्या लोगों की पीड़ाएं नहीं होती। हर तीसरे लोग व्यक्ति को डेंटल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। हर परिवार में 1-2 मरीज डेंटल से रिलेटेड आ ही जाएंगे 100%। तो डेंटल डिजीज का या इन सभी का खूब आपको पता है जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा डेंटल डॉक्टर्स की आवश्यकता है, लेकिन हॉस्पिटल्स नहीं खोले जाते। तो हमारा कोशिश थी जिसमें डेंटल हॉस्पिटल्स भी नए खोले जाएं, होम्योपैथिक हॉस्पिटल्स नए खोले जाएं, यूनानी और आयुर्वेद के हॉस्पिटल्स की भी सख्त कमी है। चूंकि आयुर्वेद के मामले में हमारा भारत सबसे आगे है और केंद्र भी आयुर्वेद को बढ़ावा दे रही है, सरकार दे रहे हैं, तो वो बजट भी भेजे जा रहे हैं। लेकिन अब तक जो पिछले बजट में जो घोषणा हुई थी आयुर्वेद हॉस्पिटल्स खोलने की, वो अब तक भी क्लियर नहीं हुई थी, और अब उस पर हम लोगों ने पुरजोर तरीके से दबाव बनाना शुरू कर दिया है। तो आयुर्वेद के 1300 सब सेंटर्स अलग से बन रहे हैं, पूरे 1300 के करीब सब सेंटर्स बन रहे हैं, जिनमें से टोटल मिला के, लेकिन उसमें से 800 के करीब अभी तक एक्टिव हुए हैं, 500-700 और अभी एक्टिव होंगे। फिर साथ ही जो आयुर्वेद हॉस्पिटल्स है उनको भी अपग्रेड किया जा रहा है। तो जितने हॉस्पिटल्स अपग्रेड होंगे उतने ही आयुर्वेद कंपाउंडर और डॉक्टर्स की वैकेंसी हम निकलवाने का काम करेंगे। रिक्त पदों की संख्या हमने मांग ली है, आगे जो नए हॉस्पिटल बनने हैं उनके लिए भी, और जो पहले बने हुए हैं उनके अंदर जो रिक्त पद है उनसे भी हमने आरटीआई से सूचना मांग ली है। तो जल्दी हमारे पास सूचना आ जाएगी कितने पद खाली है, वो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर प्रक्रिया में लाके और उनके लिए आंदोलन करके जल्द से जल्द भर्तियां निकलवाएंगे। लेकिन आप लोगों को साथ देना पड़ेगा। डेंटल के, फार्मेसी के और आयुर्वेद के साथी वास्तव में बहुत ज्यादा यूं मान लीजिए अनयूनाइट है, एक दूसरे से ग्रुप बना के भी नहीं चले कोई, और साथ ही संपर्क में भी कम रहते हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संपर्क करें। साथ ही फिजियोथेरेपी साथियों के लिए जो काउंसिल बनाने का राजस्थान में प्रयास चल रहा है वो भी पुरजोर तरीके से हम लोग कर रहे हैं। तो फिजियोथेरेपी वाले जितने भी साथी हैं उनसे भी निवेदन है कि आप लोग साथ दे साथियों, नहीं तो हालात खराब होंगे आगे चल के। आप लोगों को अब तक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन तक नहीं है काउंसिल में, तो आप बाहर किस तरीके से नौकरियां करेंगे आप खुद बताइए। आउट ऑफ इंडिया किस तरीके से जाएंगे, आप लोगों को कहीं
नेशनल स्तर पे फिजियोथेरेपी काउंसिल के अंदर हमने इतना बड़ा प्रयास करके आप लोगों के लिए इंडियन फिजियोथेरेपी काउंसिल का काम करवाया, लेकिन साथियों राजस्थान में नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी गलत है बात है। नेशनल प्रेसिडेंट बनने के बाद नेशनल स्तर पे हमने काफी काम करवाया, लेकिन राजस्थान स्तर पे काफी चीजें अभी भी पेंडिंग चल रही है। उसको करवाने के लिए आप लोग साथ जरूरत है, आप लोगों को साथ देना पड़ेगा, तभी जाकर ये सारे काम हो पाएंगे साथियों। तो जो क्रांति मार्च चल रहा है सभी जिलों में, 18 जिलों में जा चुके हैं हम लोग। आगे के जो जिले हैं उनका अब शुरू हो चुका है, क्योंकि एग्जाम्स भी खत्म हो चुके हैं। हमारे सीएचओ साथियों के भी, दूसरे वाले साथी हैं उनके भी एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे, उनके भी। तो अब जो आरयूएचएस के साथी हैं उनके स्कॉलरशिप का एक जो मुद्दा है वो, प्लस 513 जो साथी है पैरामेडिकल के जिनके साथ रजिस्ट्रेशन उनका नहीं हो पाया, 4 साल से वो पीड़ित है, उनके लिए आगे प्रक्रिया हमने शुरू करवा दी है। उनके लिए जो आगे का काम है वो जौनपुर हाईकोर्ट में केस लगाने का जो काम है उसको प्रक्रिया को आगे बढ़ा लिया है। आप चिंता ना करें, जल्दी आपका समाधान करवा के छोड़ेंगे। इधर से हेल्थ सेक्रेटरी साहब से वापस मिले इस शुक्रवार को, और उषा शर्मा मैडम तक हम वापस मिल के आए। हेल्थ सेक्रेटरी साहब ने ओपिनियन के लिए रजिस्ट्रार साहब को वापस बुलाया है अभी, और वो अगले सप्ताह में शायद आप लोगों का कुछ ना कुछ समाधान होने की संभावना है। तो साथियों फिजियोथेरेपी काउंसिल वाले साथी हैं वो जुड़े जाए ज्यादा, क्योंकि राजस्थान में एक बार डंके की चोट पे आवाज तो एक बार और उठानी पड़ेगी, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को काम करेंगे। साथ ही जो अपने साथी लोग हैं जितने भी जुड़े हुए हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें। साथियों जितना वीडियो शेयर करेंगे, मैं आपसे कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, साथियों जितने लोग जुड़ेंगे, जितने सरकार को गिनाओगे, यानी जितने भी सर गिनाओगे, सरकार उन्हीं से डरती है। और आज तक के इतिहास की इंडिया की सबसे बड़ी रैलियां अगर किसी की हुई है तो वो अपनी हुई है, और उन्हीं की बदौलत रैलियां हो, चाहे घेराव हो, चाहे कहीं सिविल लाइन फाटक पे सीधा अटैक अगर कोविड में भी किया हो तो अपन ने किया है, इसीलिए सरकार अपनी सुनती है। करने को आप करते रहो, चाहे कोई कुछ नहीं पूछता साथियों, ऐसे करने वालों को कोई नहीं पूछता। विधानसभा पे घेराव करते हैं विधानसभा सत्र के दौरान साथी लोग। साथियों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विधानसभा सत्र चलता है तो आपको पता है सारे अधिकारी कहां बिजी रहते हैं। विधानसभा में कोई क्वेश्चन लग गया उसके लिए बिजी रहते हैं, कोई किसी लिए। विधानसभा में सबकी ड्यूटियां रहती हैं। अब मुझे तो ये तुक समझ में नहीं आया आज तक कि विधानसभा सत्र चलते हुए आप लोग घेराव क्यों करते हैं साथियों। मेरे ये नहीं है कि आप कीजिए, खूब कीजिए, लेकिन अदर डे कीजिए ना, पहले कीजिए विधानसभा सत्र से, लेकिन या बाद में कीजिए। लेकिन आप बताइए, सारे अधिकारी तो उसमें बिजी रहते हैं। आप चले भी गए आंदोलन करके, 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल अंदर मिलने भी गया, तो वो आपका लेटर लेंगे, एक बार के लिए देखेंगे, और दुनिया उन पे समोसे रख के खा जाती है, कोई भी नहीं पूछता। 500 आदमी इकट्ठे हुए, आप बताइए 500 लोग 200 लोग इकट्ठे हुए और आप अपनी मांग नहीं मनवा के लाए, तो फिर काहे का आंदोलन है, आप ये बताइए ना। आपकी मांग पूरी होनी चाहिए, तभी आंदोलन करने का फायदा है। पूरी रणनीति से चाहे 100 आदमी करो 20-20 के हिस्से में, और छापामार तरीके से करो ना, आप शिवाजी की तरह करो अटैक, 100% युद्ध जीता जाएगा। हमेशा युद्ध जीतने के लिए अच्छी रणनीति और दिमाग की जरूरत होती है। आंदोलन चाहे आप 10 लाख लोग इकट्ठे कर लो, कौन पूछता है। एग्जैक्ट समय हो, एग्जैक्ट जगह हो, और सरकार को घेरने का सिस्टम हो, पूरी रणनीति हो, तभी आप युद्ध जीत सकते हैं, नहीं तो नहीं जीत सकते साथियों। एक भी युद्ध फेल हुआ हो हमारा, यानी एक भी आंदोलन फेल हुआ हो तो बता देना साथियों। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि साथ आए, सभी जुड़े। जो साथी रियल में लीडरशिप भी करना चाहता है, फिजियोथेरेपी हो, चाहे बीपीटी हो, चाहे ओटी हो, चाहे कोई भी विभाग हो, मैं तो ये कह रहा हूं कि एमओ से लेकर सारे विभाग हो, जो भी लीडरशिप करना चाहता है वो भी सभी साथी लोग भी साथ आए। अब मैं आपको बता देता हूं, सीएचए जो है कोविड हेल्थ साइट, उन सभी साथियों के लिए हमारा संघर्ष जारी है कि उनकी 26,500 या 20,000 से ऊपर सैलरी हो, साथ ही उनको बोनस अंक मिले। बोनस अंक के लिए मैं अकेला बंदा भागदौड़ कर रहा हूं, आप सभी को पता है इस बात का। साथ ही जो आपको लीड कर रहे हैं वो साथी लोग सभी एक्टिव है, मैं ये और बता देता हूं, वो सभी साथी लोग एक्टिव है, लगातार वो लोग मेरे से भी कॉन्टेक्ट बनाए हुए हैं। हम लोग ये नहीं कहते कि उन्होंने अलग प्रदर्शन किया, उन्होंने अलग। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सब लोग एक जगह पे आइए, ज्यादा फायदा तब होगा साथियों, क्योंकि एक तो आपको पता ही है सीधी सी बात, 5 लकड़ियों को एक जगह पे कर लीजिए और एक अकेली लकड़ी से आप लड़ लीजिए, तो आप बताओ कब तक कर पाओगे। एक जगह पे आना बहुत जरूरी। कौन सी लड़ाई है भैया, किसने किसकी जमीन खाली, किसने किसका। आप अध्यक्ष 5 बनाइए ना अपने यूनियन के, एक अध्यक्ष बना दीजिए, 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना दीजिए, उपाध्यक्ष भी 5-7 बना दीजिए, महासचिव भी 4-5 बना दीजिए, सब यूनियनों के एक लेके और एकजुट होके इस लड़ाई को लड़ोगे तो जीतोगे, नहीं तो इसी तरह से आओगे, विधानसभा घेराव कर लोगे, चले जाओगे, कोई नहीं पूछेगा। थोड़े दिन में सभी साथी लोग हैं जो आपके लीडर्स हैं, जो अच्छे एक्टिव है, मैं कह रहा हूं वो एक्टिव इसलिए है कि उन्होंने अच्छी संख्या बल
इकट्ठी की, ये बहुत अच्छी बात है। भीड़ इकट्ठी की, अच्छे लीडर्स है इसलिए वो इकट्ठी कर पाए, लेकिन उस भीड़ को इंप्लीमेंट करना है, उस भीड़ का फायदा उठाना है, तो वो भी आपको आना चाहिए। तो वो भी आप लोगों को अब कारगर तरीके से अधिकारियों से ट्यूनिंग और लगातार सीएमओ से लेके एक एक चिकित्सा विभाग के अधिकारी तक दबाव बनाने का काम आप लोगों को जो करना है, फाइल को मूवमेंट कराने का काम करना है। अब तक आप लोगों की कैडर की कोई फाइल नहीं चली है। कोविड हेल्थ सहायक की चलो नहीं भी चल रही, कोविड स्वास्थ्य सहायक की फाइल चलो नहीं भी चलती है, तो उनको दूसरे उसमें करें जैसे शामिल, तो दूसरे में भी शामिल करते हैं। किसी भी कैडर में जैसे सेकंड ग्रेड स्टाफ नर्स के में भी करते हैं, एनएचएम के अंदर करते हैं, किसी में भी करते हैं, तो उसकी भी बहुत सारी प्रक्रियाएं साथियों। उसके लिए भी दोबारा से उसके अंदर जैसे पोस्टें खोलनी पड़ेंगी एनएचएम के अंदर, फिर पोस्ट क्रिएट करके कि भी एनएचएम में इतनी पोस्टें खाली है तो उनको विशेष लाभ देते हुए उसके अंदर फिट कर दिया जाए। लेकिन वो भी तब फायदा है जब 26,500 विशेष लाभ कैसे दिया जाए? विशेष लाभ इस तरीके से दिया जा सकता है कि भाई इन्होंने गवर्नमेंट को कोविड के समय में ऐसे ऐसे किया था, तो इन लोगों को स्पेशल बेनिफिट के लिए कोई ना कोई ऐसा प्रावधान कर दिया जाए कि उसमें फिर वो एनएचएम के हिसाब से फाइल चले या किसी अन्य विभाग में चले, मेडिकल कॉलेज में चले। पर संविदा का तो मैं देखो झूठ नहीं बोलता, मैंने पहले भी विरोध किया था। पहले तो मैंने संविदा पे कोई भर्ती नहीं होने दी थी, देखो आईएचएस के ताला लगा दिया था, याद हो तो। लेकिन फिर कोविड आ गया, अब क्या करें साथियों? कोविड में ऐसे में जनता को किसी को मरने नहीं दे सकते, किसी हमारा काम है बचाने का लोगों को, और उस वक्त जब हम अपना स्वार्थ देख के बैठ जाएं तो वो गलत होता है। तो ऐसे में सरकार ने एक बड़ा गेम खेल दिया। नहीं तो ये जो सीएचए के पद आए, इन्हीं को स्थायी पद लेके आते हैं, हम 100% लेके आते हैं और लेके आएंगे, अभी भी लेके आएंगे। अगर आप सभी का साथ रहा तो 100% लेके आएंगे साथियों। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप लोग साथ दे दें। 4-5 महीने हुए लास्ट, आप लोगों को उसका बोनस अंक का फायदा भी दिलवा देंगे, और साथ ही पे स्केल भी इसमें 26,500 या 20,000 न्यूनतम करवा देंगे साथ ही। लेकिन आपको आगे चल के नई भर्ती आ जाए तो उसमें भी साथ में मौका मिल जाए साथियों, और इसमें संख्या बल भी बढ़ा लेंगे, तो अपन लोग सब तरीके भर्तियों की जो संख्या है वो बढ़वा लेंगे। तो साथियों आपसे निवेदन है कि आप लोग साथ बनाए रखें। जितने भी साथी लोग हैं जिनके लिए नौकरियों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सारे साथी लोग एक ग्रुपिंग में काम करें, सारे एकजुट हो जाएंगे पूरे मेडिकल फील्ड के। तो कोई माई का लाल ये नहीं है कि वो भाई रह गया या ये भाई रह गया, सबको अधिकार मिलेगा साथियों। तो आप सबसे निवेदन है कि साथ बनाए रखें, ज्यादा से ज्यादा साथी लोग। अब आखिरी बात मैं आपको बता दूं कि सैलरी का इश्यू जो है वो एनएचएम के जितने भी साथी लोग हैं, सभी कैडर्स आजकल मेरे को फोन करके बोलते हैं भाई साहब हमारी भी सैलरी बढ़वाओ, हमारी भी। दिल्ली तक हम लोग गए, दिल्ली में मीटिंग भी हुई पीआईपी की, पहले भी हुई थी, और अब वापस 4 दिन लगातार दिल्ली जो पूरे के पूरे अधिकारी वहां गए हैं। यहाँ पे एनएचएम से संबंधित चाहे एसडब्ल्यूसी के हो, चाहे पीडी साहब हो, चाहे एमडी साहब हो, चाहे अदर जो लोग भी जिन परियोजनाओं में एक तरीके से मेन नोडल ऑफिसर का काम कर रहे हैं, सारे लोग वहां गए थे दिल्ली। और सभी कैडर्स का पेमेंट बढ़वाने के लिए जो हमारा संघर्ष चल रहा था 3-3 साल से 5-5% जो बढ़ा था वो भी अब तक नहीं मिला है उन लोगों को बढ़ के। तो इस तरीके से तो जो ये 20% की जो घोषणा हुई है वो इसी तरीके से हुई है बढ़ाने का सीएम साहब की तरफ से कि भाई वो जो पहले का पेंडिंग चल रहा था वो भी उसमें जुड़ेगा। फिर लॉयल्टी बोनस 5% मिलता है, 3 साल जिसकी नौकरी हो गई उसके बाद एनएचएम में संविदा पे जो भी लोग हैं उनको 3 साल के बाद 5% लॉयल्टी बोनस और मिलता है। तो 5% वो लॉयल्टी बोनस जुड़ के 15 में 5% जुड़ गया, वो 20% इस प्रकार से हो रहा है। 3 साल का 5-5% इंक्रीमेंट हो गया और 5% लॉयल्टी बोनस। तो ये जो है पूरा का पूरा जो 20% है वो बढ़ के मिल रहा है। लेकिन 5-5% से कुछ नहीं होने वाला है साथियों। जो न्यूनतम सैलरी है समान कार्य समान वेतन के अनुसार, इसके लिए लड़ाई लड़ोगे तो आप जब सैलरी इनसे 40,000 मांगोगे तो 20,000 तो पहुंचेगी, 22,000 तो पहुंचेगी। नहीं तो इसी तरह से चलते रहे तुम मांगोगी 10, यूं कहोगे कि 7,000 है, 12,000 कर दो, 14,000 कर दो, 15,000 कर दो, 20,000 मांगोगे तो 10,000 ही करेंगे ये। तो ढंग से मांग करो, समान कार्य समान वेतन के अनुसार। आप लोग नियमों से जो सुप्रीम कोर्ट से हम लोग केस जीत के आए थे उसको हमें लागू करवाना है, और उसको लागू करवाने के लिए आगे इस युद्ध का ऐलान आज से चालू कर दिया है। आप लोगों को सबको साथ देना, हम जीतेंगे, लड़ेंगे और 100% जीतेंगे। साथ ही क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू करवाएंगे जिससे प्राइवेट सेक्टर में भी जो लोग काम कर रहे हैं उनकी भी सैलरी प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर खूब हो सके। जैसे दुर्लभ जी वाला आंदोलन हुआ, प्राइवेट हॉस्पिटल एक साथ में 1.5 महीने
10-10 दिन बंद रहे थे सारे के सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल, तब हम लोगों ने जो तनख्वाह बढ़वाई थी, इस बार बिना हॉस्पिटल बंद करके सभी कॉलेजेस के जो स्टाफ है वो हमसे जुड़ सकते हैं, जिससे वो जुड़ेंगे तो हम लोग कम से कम स्वास्थ्य भवन पे तो प्रदर्शन करेंगे और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू करवा के, जैसे नर्सेज की है तो 20,000 न्यूनतम, तो कम से कम 50 बेड से ऊपर या 50 बेड के हॉस्पिटल में 26,500, इसी तरह फार्मासिस्टों के लिए 21-22,000, साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ के लिए 19,000 19,500 रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी मिलने चाहिए। इस तरह का हम लोगों ने अभियान महाअभियान चलाया साथियों। तो आपसे निवेदन है कि साथ बनाए रखें, सैलरी का इशू भी जल्द समाधान होगा। फाइल लगभग एक मीटिंग 2 तारीख को हुई है जीबी की आपकी सैलरी के मैटर में, और उससे पहले एक बैठक और हुई थी जो पिछले महीने के फरवरी के अंदर हुई थी 24-25 तारीख को। तो दोनों बैठकों में पॉजिटिव आप लोगों के लिए गया है। मैं खुद गया हूं एक बैठक में, तो 2 तारीख वाले, और आप लोगों के लिए पॉजिटिव में रहा है, मजबूती से उस बात को रखा है और 100% आप लोगों की सैलरी बढ़ के आएगी। ये तो है, लेकिन सैलरी जितनी बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ेगी, चंद ही सैलरी बढ़ रही है, 20% कोई ज्यादा सैलरी नहीं होती है आपकी, तो कम से कम तिगुनी सैलरी बढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत कम सैलरी आप लोगों की। ठीक है साथियों, धन्यवाद आप सभी को इतनी देर वीडियो देखने के लिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, जो साथी लोग जुड़ना चाहें वो व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे जुड़ सकते हैं। सभी साथियों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद। और टेलीग्राम जो ग्रुप है आप लोगों के लिए संघर्ष के लिए, उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो फेसबुक पे मैंने डाल रखा है, उस लिंक पे आप ज्यादा से ज्यादा जुड़े, जिससे हम इस आंदोलन को और मजबूत बना सके और इस महाअभियान को मजबूती से आगे बढ़ा सके। क्रांति मार्ग में जो भी साथी अब अलग जिलों में सभी में जाएंगे बचे हुए में, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वहां पे मिले और अपनी अपनी समस्याएं बता सकते हैं। हर समस्या के समाधान के लिए आपका भाई हमेशा आप लोगों के लिए इसी तरह संघर्ष करता रहेगा। धन्यवाद साथियों। इनकलाब जिंदाबाद।